हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल निहारिका क्लासेज में। और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की राजव्यवस्था। राजस्थान की राजव्यवस्था में हमने देख लिया था कि राज्य की अवधारणा क्या है। वो हमने प्रस्तावना में पहले ही वीडियो में कवर कर लिया था राज्य की अवधारणा को। उसके बाद हमने संविधान के भाग 6 जिसका शीर्षक है राज्य, उसको पढ़ना स्टार्ट किया था। और वो भाग 6 संपूर्णतया राज्य की जो राज्य है उसको कवर करता है। आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल की कार्यपालिकाएं शक्तियाँ। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पिछली 2 क्लासों का आराम से रिवीजन ले लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मैं आपको संविधान बाय संविधान के अनुच्छेद बाय अनुच्छेद आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ सारी चीज़ें, ताकि आपके माइंड में वापस से रिफ़्रेश हो जाए सारा सब कुछ मैटर। और ये जो एक कनेक्शन है हमारी क्लासेज का वो बना रहे। चलिए अपन रिवीजन स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया था अनुच्छेद 152 से। अनुच्छेद 152 152 क्या है? परिभाषा। परिभाषा किसकी? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा कौन सी परिभाषा? वही परिभाषा जो अनुच्छेद 12 और 36 में है। 12 किस में है? भाग 3 में है। ये किस में है? भाग 3 में अनुच्छेद 12। ये किस में है? भाग 4 में। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट है यहाँ पर भाग 3 में। और यहाँ पर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, ठीक है। DPSP इसको बोलते हैं, स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ पर हमने राज्य की परिभाषा इस संदर्भ में समझी थी। अब इसके आगे जो है ये चैप्टर 1 था अपने भाग 6 में। भाग 6 में जो राज्य है जिसका शीर्षक क्या है? राज्य, उसका चैप्टर 1 क्या है? परिभाषा। उसमें एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 152। इसके बाद आता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 का जो पहला आर्टिकल है वो है 153, ठीक है, 153। आर्टिकल 153 में क्या है? आर्टिकल 153 जो है 153 है, वो ये प्रावधान करता है कि वो ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। लेकिन उसके साथ साथ एक प्रावधान और भी करता है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये प्रावधान कब किया गया? 7वां संविधान संशोधन जब हुआ था, 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956 में ये प्रावधान धारा 6 के द्वारा किया गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। क्यों किया गया? क्योंकि इस समय राज्य पुनर्गठन आयोग बैठाया गया, उसकी रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट का रिजल्ट ये हुआ कि राज्यों का पुनर्गठन हो गया था और राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह राज्यपाल शब्द आया। और राज्यपाल की व्यवस्था वैसे ही है जैसा कनाडा में प्रोविंस है जो बने हुए हैं 10, उनमें जो गवर्नर की स्थिति है वही भारत में 29 राज्यों की स्थिति है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो अगला आर्टिकल है वो है 154। 154 क्या है? राज्य की संपूर्ण कार्यकारी शक्ति किस में निहित होगी? राज्यपाल में निहित। राज्य की संपूर्ण कार्यकारी शक्ति किस में निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। इसके तुलना में अपन 166 को भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी इतना ही ध्यान रखना, अपन रिवाइज कर रहे हैं और एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं ताकि दिमाग में आपके सेट हो जाए कि हमने अब तक क्या पढ़ा है और आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, राज्यपाल को हमने शक्ति दे दी है। अब किसी इंसान को केवल शक्ति दे दें और उसे अपॉइंट ना करें तो वो शक्ति का क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो राज्यपाल को शक्ति दे दी तो हम उसको नियुक्ति भी दे दें, तो नियुक्ति कौन देगा? आर्टिकल 155। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है।
एक तरीके से सेंटर का ये एजेंट है, उसका केंद्र का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, ठीक है। और इस संबंध में सरकारी आयोग की कुछ सिफारिशें भी थी कि भाई जो सेंटर में जिसकी सरकार है, जिस दल की, उस दल का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, उस जिस राज्य का राज्यपाल बनाना है उसका निवासी नहीं होना चाहिए। ऐसी कुछ 4-5 सिफारिशें सरकारी आयोग ने की थी। इसके अलावा संविधान वेताओं ने भी 2-3 मतों को खारिज किया कि राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होना चाहिए, नहीं तो मुख्यमंत्री से टकराव की स्थिति होगी। राज्य का जो विधानमंडल है उसके सुझाव पर भी राज्य के राज्यपाल को नहीं चुनना चाहिए। उस स्थिति में भी उसी व्यक्ति को, वही व्यक्ति राज्यपाल बनेगा जो वहाँ स्टेट की सरकार चाहेगी। उसके अलावा एक मत और था कि भाई राज्य विधानमंडल जिसे राष्ट्रपति को सुझाव दे दे उसी व्यक्ति को बना दो। तो वहाँ पर भी ये मत देके संविधान वेताओं ने इस मत को खारिज किया कि ऐसे व्यक्ति को नहीं बना सकते। इस स्थिति में अगर राज्य विधानमंडल कोई सुझाव देगा भी तो राष्ट्रपति के पास ऑप्शन जो है वो लिमिटेड होंगे। और लास्ट में जो तो चौथा ऑप्शन था जो सेम का सेम कनाडा में चलता है कि राष्ट्रपति मनोनीत जिसे भी नियुक्त कर देगा वही व्यक्ति राज्यपाल बनेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, शक्ति हो गई, आर्टिकल 156 पानी लेके आना है, पानी। आर्टिकल 156 क्या है? नियुक्ति हो गई, शक्ति हो गई, ठीक है। अब है इसका कार्यकाल, किसका? राज्यपाल का। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा? यहाँ पर थोड़ी अलग स्थिति है। पहली बात तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। दूसरी इसमें क्या चीज़ थी कि जब तक इसका उत्तराधिकारी है ना वो अपना पद ग्रहण नहीं करेगा तब तक ये अपने पद पर बना रहेगा। उत्तराधिकारी के पद धारण करने तक। ठीक है, तो ऐसे ही इसके कार्यकाल के संबंध में प्रावधान किए गए थे कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और उत्तराधिकारी जब तक पद धारण नहीं कर लेता तब तक ये अपने पद पर आसीन रहेगा। अब देखो, हमने 154 में इसको शक्ति दी कार्यपालिका की, 155 में इसको नियुक्ति दे दी, फिर इसका कार्यकाल तय कर दिया। अब राज्यपाल हम बनाएंगे किसको? ऐसे ही किसी एरे गेरे नत्थु खेरे को तो बनाएंगे नहीं, तो उसके लिए हमने कुछ योग्यताएं दी। लेकिन ये योग्यताएं बड़ी मज़ेदार है, आप देखना इसको। अभी ये योग्यताएं मेरे ही वर्ड्स को काउंटर कर देगी। क्या योग्यताएं हैं? 2 योग्यताएं हैं। कौन कौन सी? सबको पता है। पहला कि ये क्या होगा, सेक्शन 1 क्या है 157 का, ये भारत का नागरिक होगा। ठीक है भाई, हम सब भारत के नागरिक हैं, जन्मजात मिली हुई हमें नागरिकता, या 5-10 साल रह लो तो भी मिल जाएगी, भारत का नागरिक। ठीक है। दूसरी क्या है? दूसरी योग्यता यह कि 35 वर्ष पूर्ण। ठीक है। अब आप सोचो भारत में कितने लोग हैं जिन्होंने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है। इस हिसाब से देखें तो किसी को भी बनाया जा सकता है और कोई आपत्ति भी नहीं है, किसी को कोई कानून भी नहीं है जो किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनने से इस आधार पर रोक दे कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट नहीं है, या वो 75-80 साल का हो गया जो अपना शरीर भी ना संभाल सके, वो अगर राज्य को संभालने लगेगा तो इस हिसाब से देखें तो एरा गेरा नत्थु गेरा भी बन जाएगा। ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूँ, इसके बाद हम आगे के दोनों आर्टिकल पढ़ते हैं जो आज की क्लास के हैं। ये हो गया अपना पहले का रिवीजन। आई होप कि सबने पहले नोट्स बनाए होंगे तो वापस रिवीजन हो गया होगा उनका, और नहीं भी बनाए हैं तो अभी बना लिए होंगे, ताकि दोनों पीछे की क्लास जो है वो कवर हो गई आपकी। अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। ठीक है। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। ठीक है भाई, राज्यपाल पद के लिए शर्तें कौन निर्धारित करेगा? आर्टिकल 158, 157, 157 अभी पढ़ा था अपन ने योग्यताएं। उसके बाद 158 में है ना 4 सेक्शन है। यहाँ शर्तें इस प्रकार से लगाई गई है कि इस पद को है ना, इसका जो संवैधानिक गरिमा है और इस पद की जो निष्पक्षता है वो बनी रहे। उस आधार पर
इसकी शर्तें निर्धारित की गई है। इसका सेक्शन 1 क्या है? सेक्शन 1 कहता है कोई भी एमपी या कोई भी एमएलए जो है राज्यपाल नहीं बनेगा। ऐसा व्यक्ति जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, वो व्यक्ति राज्यपाल पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, ये सेक्शन 1 158 का सेक्शन 1 ये है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं संसद इसकी जगह। ठीक है, एग्जाम में आपको संसद ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप एमएलए की जगह राज्य विधानमंडल। और राज्य विधानमंडल जब मैं शब्द बोल रहा हूँ तो उसमें राज्य की विधानसभा, राज्य की विधान परिषद दोनों ही शामिल है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसका सेक्शन 2 क्या है? इसका सेक्शन 2 ये कहता है कि मान लो कि राज्यपाल वर्तमान में किसी इंस्टीट्यूट का अध्यक्ष है, ठीक है, या किसी अथॉरिटी में वो हेड या किसी भी सर्विस पर काम कर रहा है, चाहे वो चपड़ासी ही क्यों ना हो। राज्यपाल जो है वह व्यक्ति लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, लाभ का पद धारण नहीं करेगा। सर लाभ के पद में क्या आता है? सिर्फ वेतन आता है? जी नहीं, सिर्फ वेतन नहीं आता है लाभ के पद में। लाभ के पद में अगर मान लो कि आप किसी संस्थान के हेड हो और वहाँ आप उसकी कार की सेवा भी ले रहे हो, तो वो कार की सेवा ही क्या है? लाभ का पद है। भले आप वेतन मत लो, आप अगर वहाँ का एक फ्रूट भी खा रहे हो ना, तो भी वो लाभ का पद ही गिना जाएगा। आप किसी भी प्रकार की कोई भी एक तरीके से ये मान सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो सेवाएँ हैं वो राज्यपाल के पद को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए सेक्शन 2 लाया गया ताकि इस पद को जो है निष्पक्ष और स्वतंत्र रखा जाए। ठीक है, इसका सेक्शन 3। अब देखो यहाँ जो ये प्रतिबंध लगाया गया ना, एक तरीके से इसको वापस रीइस्टेब्लिश करने के लिए इनडायरेक्टली, हालांकि ये चीज़ अलग है पर समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, इनडायरेक्टली वापस लाया गया। कैसे? एक तो अपने राज्यपाल साहब है, उसको अपन क्या देंगे? शासकीय निवास, गवर्नमेंटल रेजिडेंस। ठीक है, सर निवास तो दे दिया पर किराया लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं लेंगे किराया। तो यहाँ पर लिख लो ब्रैकेट में नो रेंट। ठीक है, बिना किराए के उसे एक रेजिडेंस मिल जाएगा जिसके साथ में उसे क्या मिलेगी? उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार। विशेषाधिकारों का हकदार होगा। क्या होगा? विशेषाधिकारों का हकदार होगा। अच्छा, ये बात तो ठीक है कि उसे फ्री में रहने के लिए घर मिल जाएगा, वेतन मिल जाएगा, भत्ते, विशेषाधिकार, कुछ मामलों में राज्यपाल की गिरफ्तारी भी नहीं होती है, ये सब सारे सुविधाएं उसे मिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ सर आपने पहले बताई थी कि एक व्यक्ति तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता। उस कंडीशन में उसका वेतन, भत्ते, उपलब्धियाँ ये कैसे डिसाइड होगी? तो आपको एक जानकारी के लिए एक बात बताऊँ, अपना जो 7वां संविधान संशोधन है उसमें एक और प्रावधान किया गया, क्योंकि इसमें ही एक व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल बनने की छूट दी गई थी। तो इसी में एक प्रावधान किया गया 1956 में। और 158 का जो 3rd है, इसमें एक और सब सेक्शन जोड़ा गया 3rd का के। ठीक है, 158 का सेक्शन 3 सब सेक्शन के। और के में क्या बोला गया? अगर एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल, एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल है तो उस स्थिति में क्या होगा? अगर वो 2 का या 3 का या 4 का, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति आदेश द्वारा राज्यों को उपलब्धियां व भत्ते पारित करेगा। ठीक है, क्या करेगा? 158 का 3rd का क्लोज के क्या कहता है?
कि एक व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल बना दिया गया। आपको यहाँ से लिखना है, एक व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल बनाता है, 2 राज्यों का राज्यपाल है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति एक आदेश निकालेगा और उसमें वो ये तय करेगा कि अगर आप 2 राज्यों के राज्यपाल हो तो राष्ट्रपति ये बताएगा कि इस राज्य को तो इतना इसका उपलब्धियां, वेतन भत्ते का खर्च, इतना हिस्सा इस राज्य को उठाना है और दूसरे को इतना उठाना है। ये कोई विवाद का विषय नहीं होगा। जितना राष्ट्रपति को उचित लगेगा वो उस हिसाब से दोनों राज्यों पर, 3 है तो 3 राज्यों पर पारित कर देगा। ठीक है। अब इसका जो सेक्शन 4 है, एक सेकंड में कैमरे में चेक कर लेता हूँ कितना स्पेस है। ठीक है, मैं इधर करवा देता हूँ सेक्शन 4। इसका सेक्शन 4 क्या कहता है? सिंपल है। हमने देखो इस शासकीय निवास, उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार ये सब दे दिए, लेकिन क्या ये सब इसके कार्यकाल में कम होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये इसी के साथ अपनी पद के लिए जो शर्तें हैं वो सारी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। सेक्शन 4 क्या कहता है कि ये जो निवास है, निवास सुविधा, उपलब्धियां, वेतन, भत्ते, कार्यकाल के दौरान कम नहीं होंगे। ठीक है। 158 का क्लोज 4 क्या कहता है कि जो उपलब्धियां, वेतन, भत्ते, ये राज्यपाल के जितने भी सुविधाएं हैं ये उसके कार्यकाल के दौरान एक भी पैसा कम नहीं किया जाएगा। ये सारी सुविधाएं इसको मिलती है। ठीक है। अब सर इसका ये सब चीज़ें तो बता दी, वेतन, भत्ते, उपलब्धियां, इसका वेतन है कितना ये मैं बताता हूँ आपको पानी पीने के बाद। ठीक है, मैं पानी पी लेता हूँ। इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो या तो आप पॉज करके लिख लें, मैं स्क्रीन पर नहीं हूँ अभी। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखिए, राज्यपाल का जो वेतन है ना 2008 में, 2008, 1 मिनट, इंक नहीं है, मैं इंक डाल लेता हूँ, 1 मिनट का काम है बस। एक सेकंड आप होल्ड करें, मैं इंक डाल रहा हूँ, तब तक मैं बोल ही देता हूँ। 2008 में क्या हुआ था कि राज्यपाल का जो कार्यकाल था, वेतन था, वो था 36,000 रुपये, मात्र 36,000। ठीक है। फिर 2008 में जो भारत की पार्लियामेंट है उसने एक प्रावधान किया, एक बिल पास किया संसद में, और राज्यपाल का जो वेतन है वो सीधा ही बढ़ाकर कर दिया 1,10,000 रुपये। ठीक है। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि राज्यपाल बनना कितना ज़रूरी है। तो पढ़िए पॉलिटी और बनिए राज्यपाल। तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ। चलिए हम दोबारा आ गए हैं अपनी क्लास में। – 2008 में राज्यपाल का वेतन था 36,000 रुपये, लेकिन इस 2008 तक, ठीक है, इसी वर्ष संसद क्या करती है, राज्यपाल का जो ये है वेतन ये बढ़ाकर कर देती है 1,10,000 रुपये। ठीक है। ये संसद एक बिल लेके आती है और उसमें राज्यपाल का ये जो वेतन है वो बढ़ाकर कितना कर देती है? सीधा ही 1,10,000, 36,000 से। ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं राज्यपाल शपथ क्या लेता है और किस बात का प्रतिज्ञान करता है। राज्यपाल की शपथ। ठीक है।
अब दिख रहा है आपको अच्छे से, राज्यपाल की शपथ। वन 159, ठीक है। राज्यपाल जो है किस बात की शपथ लेगा? राज्यपाल जो 12 अनुसूचियां हैं उसमें से जो 3rd अनुसूची है उसमें शपथ ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ किस अनुसार लेगा? तीसरी अनुसूची के अनुसार क्या लेगा? शपथ लेगा, ठीक है। शपथ कौन दिलाएगा राज्यपाल को? तो आपको याद रखना है, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश है, वो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 159। 159 में राज्यपाल की क्या है? शपथ। और शपथ कहाँ पर मेंशन है? तीसरी अनुसूची में। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश व वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है इसे शपथ दिलाता है या प्रतिज्ञान कराता है, ठीक है। अब ये शपथ किस बात की लेगा? ये शपथ लेगा अपने कर्तव्य, संविधान व विधि का संरक्षण तथा जनता का कल्याण व सेवा। जैसे वर्तमान में अपने राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र जी। तो शपथ लेंगे तो ये बोलेंगे, मैं कलराज मिश्र संविधान के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं अपने कर्तव्य का पालन करूँगा, संविधान व विधि का संरक्षण करूँगा तथा जनता का कल्याण व सेवा के कार्य में निरस्त रहूँगा। तो ये बात लिखी हुई है इनकी शपथ में। कहाँ पर लिखी हुई है शपथ? तीसरी अनुसूची में, ठीक है। लगभग जितने भी संवैधानिक पद हैं, जैसे राज्यपाल हो गया, जो संविधान के संरक्षण की बात करते हैं, राष्ट्रपति हो गया, इन सब की जो शपथ है वो सब कहाँ पर है? इन सब की शपथ है तीसरी अनुसूची में, आपको ध्यान रखना। और आर्टिकल 159 में भी यही लिखा हुआ है कि तीसरी अनुसूची के अनुसार राज्यपाल जो शपथ की प्रतिज्ञान एवं या फिर शपथ लेगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम एक इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट राज्यपाल में कोई है तो नेक्स्ट टॉपिक है, और वो क्या है? राज्यपाल की शक्तियाँ। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि ये शक्तियाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्स है और पूरे संविधान में अलग अलग भागों में फैली हुई है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्यपाल के पास मूलतः 5 प्रकार की शक्तियाँ हैं, ठीक है। तो हम पहले इन शक्तियों को 5 भागों में बांट लेते हैं कि राज्यपाल के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। सबसे पहले जो शक्ति है वो है कार्यकारी, या इसे मैं कार्यपालिकीय शक्ति भी कह सकता हूँ। कार्यकारी शक्ति। दूसरी जो शक्ति है वो कौन सी है? वित्तीय। फिर विधायी,
इसके अलावा न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति, और इसके अलावा कार्यकारी शक्ति, वित्तीय शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति और स्वविवेकीय शक्ति। यानी राज्यपाल के पास कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जिनका वह अपने विवेक के आधार पर इस्तेमाल कर सकता है, जैसे सज़ा को कम करना हो, समाधान करना हो, ठीक है। ये सब शक्तियाँ स्वविवेकीय शक्तियाँ हैं। ये 5 प्रकार की शक्तियाँ राज्यपाल के पास होती है। और आज हम इस क्लास में कार्यकारी शक्ति या कार्यपालिकीय शक्ति पढ़ेंगे और इस शक्ति को पूरा पढ़ेंगे, और इसके बाद में आगे की जो भी शक्तियाँ वो अपनी अगली क्लास में देखेंगे। कार्यकारी शक्ति के साथ जैसे अपन ये पढ़ लेंगे, अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं हेडिंग लगा देता हूँ, कार्यकारी शक्ति, यही लिख दूँ साइड में। आज हम क्या देखेंगे? कार्यपालिकीय शक्ति। कार्यपालिकीय शक्ति क्या है? कार्यपालिकीय शक्ति सबसे पहले सर्वप्रथम जो सबसे पहले कार्यपालिकीय शक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसके इर्द गिर्द किसी राज्य की राजनीति घूमती है, वो क्या है? सीएम व मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल के पास आर्टिकल 164 अनुच्छेद 164 के आधार पर, अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति करने की शक्ति है। और ये अपने पद पर कब तक बने रहेंगे? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। इसका अगला आर्टिकल है 165। सर 165 में क्या है? 165 में देखो, सरकार, मुख्यमंत्री और मंत्रियों से सरकार बनी है, तो सरकार पर मुकदमे भी होते हैं, तो उनके मुकदमे लड़ेगा कौन? एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जिसे हम क्या कहते हैं? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता। देखो, एक होता है एडवोकेट जनरल, एक होता है अटॉर्नी जनरल, एक होता है सॉलिसिटर जनरल। राज्य के मुकदमों में एडवोकेट जनरल काम आता है। सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल केंद्र के संदर्भ में हम जब भारत की राजनीति पढ़ेंगे वहाँ पर इसको और डिटेल से समझेंगे। एडवोकेट जनरल की नियुक्ति और सेवा शर्तें ये कौन तय करता है? राज्यपाल। और ये कब तक पद पर बना रहेगा? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, ठीक है। अब हम अगला आर्टिकल पढ़ते हैं, अनुच्छेद 166। अनुच्छेद 166 क्या है? नीचे दिख रहा है आपको? ठीक है, दिख रहा है। देखो, मैंने आपको बताया था कि हम आर्टिकल 154 पढ़ रहे थे कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ये बात हमने 154 में पढ़ी थी, और मैंने कहा था कि 154 की तुलना में एक और आर्टिकल से करके आपको बताऊंगा, तो वो आर्टिकल यही है 166। वहाँ पर संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राज्यपाल में। लेकिन राज्य की यहाँ पर वो जो संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति है उसको नाम मात्र का क्यों कहते हैं? वास्तविक अध्यक्ष तो अपने वास्तविक मुखिया राज्य का मुख्यमंत्री होता है। ये नाम मात्र का क्यों है? क्योंकि राज्य के सभी कार्यपालिकीय कार्य, राज्य के सभी कार्यपालिकीय कार्य राज्यपाल के नाम पर होंगे, ठीक है। राज्य के सभी कार्यपालिकीय कार्य किसके नाम पर होंगे? राज्यपाल। सरकार कोई भी बिल लेके आई स्टेट की, कोई भी कानून बनाए, कोई भी अधिनियम बनाए, नियम बनाए, विनियम बनाए, विधि बनाए, ठीक है, वो सारे के सारे किसके नाम पर होंगे? राज्य के सभी कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम पर होंगे। मतलब राज्य एक तरीके से राज्यपाल रबर स्टाम्प हो गया। वैसे तो रबर स्टाम्प नहीं है,
कुछ स्वयं विवेकीय शक्तियाँ भी है उसके पास, कुछ मामलों में वो राष्ट्रपति से सिफारिश भी कर सकता है। ठीक है, तो शक्तियाँ तो खूब है, लेकिन सिर्फ एक सिग्नेचर कर सकता है। ठीक है, कम है शक्तियाँ। चलिए 166 तक हो गया। एक आर्टिकल और है इसी के संदर्भ में। नीचे आपको कहाँ तक दिख रहा है, मैं इस कॉलम में करवा देता हूँ उस आर्टिकल को, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। अनुच्छेद 167, आर्टिकल 167 कहता है कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल जो है वो सीएम से प्रशासनिक व शासकीय जानकारी प्राप्त कर सकता है। राज्यपाल का ये अधिकार है कि वह अपने मुख्यमंत्री साहब से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह प्रावधान है आर्टिकल 167 अनुच्छेद 167 में। मैं पानी पीता हूँ, साथ साथ आपको रिवाइज भी करा देता हूँ। राज्यपाल के पास शक्तियाँ कितनी हैं? कार्यकारी शक्ति, वित्तीय, विधीय, न्यायिक और स्वयं विवेकीय शक्तियाँ। हम क्या बढ़ रहे हैं? कार्यपालिकीय शक्तियाँ। पहला अनुच्छेद क्या है इसके संदर्भ में? 164 में क्या है? मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति। 165 में क्या है? एडवोकेट जनरल की नियुक्ति। 166 में क्या है? राज्य के सभी कार्यपालिकीय कार्य किसके नाम पर होंगे? राज्यपाल के नाम पर। 167 में क्या है? सीएम से वो प्रशासनिक और भी कोई जानकारी अगर उसे हासिल करनी है तो वो कर सकता है। ये प्रावधान कहाँ किया गया है? 167 में। ठीक है, अब हम थोड़ी देर में आगे बढ़ेंगे। आपने लिख लिया होगा। अब हम कुछ और भी शक्तियां हैं कार्यकारी जो बाकी रह गई है वो पढ़ लेते हैं, फिर इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। एक राज्यपाल के पास एक विशेष शक्ति है और उसका प्रयोग होते हुए हम देखते हैं और जीके के संदर्भ में उसके क्वेश्चन भी बनते हैं। वो है आर्टिकल 356। ये 356 कहाँ आया है? आपातकाल के जो उपबंध हैं, आपातकाल के उपबंध भारतीय संविधान में 352 से 360 तक किया हुआ है। ठीक है, वहीं से निकल कर ये आया। यहाँ क्या शक्ति है राज्यपाल को? राज्यपाल के पास यहाँ ये शक्ति है कि अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना हो या राज्य के अंदर इमरजेंसी लगानी हो, उस संदर्भ में राज्यपाल के पास ये शक्ति है। और ये शक्ति क्या कहती है? अनुच्छेद 356 के तहत ये शक्ति ये कहती है कि राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन व आपातकाल की सिफारिश किससे करेगा? राष्ट्रपति से कर सकता है। आपातकाल की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। ये शक्ति राज्यपाल को कौन देता है? अनुच्छेद 356। और इसके संबंध में और भी हैं। आपातकाल है, सशस्त्र विद्रोह है, ठीक है, वित्तीय आपातकाल है। ये सब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में। 352 से 360 के बीच में ये सारे आर्टिकल आते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन को इतना ही ध्यान रखना कि अनुच्छेद 356 राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना हो या इमरजेंसी लगानी हो तो इसकी सिफारिश राज्यपाल जो है राष्ट्रपति से कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 356 के तहत। अगला आर्टिकल। अब देखो, अपने सारे एग्ज़ाम लगभग कौन कराता है? RSMSSB को छोड़ दे तो RPSC। तो RPSC के जो अध्यक्ष है और RPSC के सदस्य है उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष
वे सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 316 के तहत। लेकिन इनको हटाएगा कौन? तो याद रखना, आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। तो हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की मर्जी के बिना यहाँ से इनको पद से ना तो सदस्यों को हटाया जाएगा, ना ही अध्यक्ष को। ऐसा ही एक मामला भी वर्तमान में देखने को मिल रहा है। एक जनरल, रिटायर्ड जनरल को अशोक गहलोत की सिफारिश पर आरपीएससी का सदस्य तो बना दिया गया। अब उसके कुछ विवादित बयान हैं, अब उसको मुख्यमंत्री साहब हटाना चाहते हैं, उससे सिफारिश भी कर रहे हैं कि अपने पद से त्यागपत्र दे दें। लेकिन हटाने का पावर ना तो राज्यपाल के पास है, ना मुख्यमंत्री के पास। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। तो अब उसको हटाना बड़ी टेढ़ी खीर है, और उससे स्टेट की जो छवि है वो भी धूमिल हो रही है, मुख्यतः मुख्यमंत्री साहब की। ठीक है, अब कुछ और शक्तियाँ भी हैं, वो भी अपन देख लेते हैं। राज्य में देखो कुछ आयोग बने हुए हैं, जैसे सूचना आयुक्त, लोक आयुक्त और इलेक्शन कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया। इन सब की नियुक्तियों के संबंध में भी राज्यपाल को कुछ शक्तियाँ प्राप्त है। एक है आर्टिकल 243 टे, ठीक है, और अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो के। ये आर्टिकल कहता है कि राज्य का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयुक्त है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक है, और सेम ऐसे के ऐसे एक आर्टिकल और है, अनुच्छेद 243 जे, या इंग्लिश में कहूँ तो आई। यहाँ पर वो किसकी नियुक्ति करेगा? स्टेट फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति, राज्य वित्त आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। ये आर्टिकल, इन आर्टिकल को अपन दोबारा पढ़ेंगे कहाँ पर? नगरीय एवं स्थानीय स्वशासन है वहाँ पर ये वापस 243 के से लेके जेड और ZHI तक चलेंगे, वो सारे अपन पूरे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखिए कि स्टेट इलेक्शन कमीशन हो तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। या स्टेट फाइनेंस कमीशन हो उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, नियुक्ति करेगा किस अनुच्छेद के तहत? अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो 243 टे, इंग्लिश में कहूँ तो के। और स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करें तो 243 जे, इंग्लिश में कहूँ तो आई। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ, 243 टे, इंग्लिश में के, स्टेट इलेक्शन कमीशन SEC की नियुक्ति, 243 जे, इंग्लिश में ISFC, स्टेट फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति यहाँ पर ये करता है। सर इसके अलावा भी कुछ अधिकार है क्या? और अधिकार हैं, एक दो और अधिकार अपन देख लेते हैं। एक तो भाई साहब, राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं इनका ये क्या होता है? कुलाधिपति। क्या होगा? विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति क्या होगा? सभी विश्वविद्यालयों का, राज्य के जितने भी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों का नहीं होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का ये कुलाधिपति नहीं होगा, केवल राज्य के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है उनका ये कुलाधिपति होगा। और साथ ही साथ में ये कुलपतियों, उन्हीं विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की क्या करेगा? नियुक्ति। सभी पतियों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक है, कुलपतियों की नियुक्ति, और उन्हें हटाएगा भी कौन? राज्यपाल। ठीक है, और कोई शक्ति बच गई क्या सर? हाँ जी, एक और शक्ति बच गई, वो क्या है? सूचना आयुक्त। सूचना आयुक्त व लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल महोदय। ठीक है जी, कौन करेगा? राज्यपाल। चलिए, इसी के साथ आज हमने राज्यपाल की, मुख्यतः राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति या कार्यपालिकीय शक्ति कवर कर ली। इससे पहले 158 और 159, अनुच्छेद 158, पद की शर्तें और 159, ठीक है, वो सब कवर किया था। और उसके बाद में अपन ने कार्यपालिकीय शक्ति सारी देख ली। 164 में मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति, 165 में एडवोकेट जनरल की नियुक्ति, 166 में सभी काम राज्यपाल के नाम पर होंगे, 167 में क्या होगा? मुख्यमंत्री से इन्फॉर्मेशन ले सकता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है।
356 में आपातकाल की या राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। 316 में वो आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है, हटा नहीं सकता है राज्यपाल, ठीक है। उसके अलावा 243 टे, इंग्लिश में कहूँ तो के, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, इंग्लिश में के है, हिंदी में टे है। यहाँ पर SEC की नियुक्ति करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की, तो सर स्टेट फाइनेंस कमीशन की किसके तहत 243 जे, इंग्लिश में कहूँ तो आई, उसके तहत नियुक्ति करता है। उसके अलावा कुछ और शक्तियां हैं, जैसे वो खुद यूनिवर्सिटीज़ का कुलाधिपति होगा, किनका, राज्य की यूनिवर्सिटीज़ का, न कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का। राजस्थान में कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, उनका कुलाधिपति राज्यपाल नहीं है। उसके अलावा कुलपतियों की नियुक्ति करेगा, ठीक है, कुलपतियों को हटा भी सकता है ये, सभी के सभी स्टेट के जो यूनिवर्सिटीज़ है उनके कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। उसके अलावा अपने लोकायुक्त साहब और सूचना आयुक्त साहब, इन दोनों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। इसी के साथ आज की हमारी क्लास ख़त्म हुई और राज्यपाल की कार्यपालिकीय शक्ति भी ख़त्म हुई। अब हम इसके आगे जो बाकी 4 शक्तियां हैं वो क्रम बाय क्रम एक एक क्लास में पूरी करते जाएंगे और राज्यपाल को अच्छे से समझते जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको पहले जो रिवीजन कराया वो भी अच्छे से समझ में आया होगा, ये अभी जो पढ़ाया वो भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप मेरे क्लासेज को पसंद कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे रखा है, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। और निहारिका क्लासेज के नाम से हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, वहाँ जाइए और वहाँ जाकर हमें फॉलो कीजिए। और हमारा यूट्यूब चैनल तो है ही है, उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे ही हम और फैकल्टीज़ के द्वारा यूट्यूब पर पशु परिचर की ये जो क्लासेज हैं, हालांकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरी कोशिश है कि ये RS लेवल तक जाए, लेकिन अभी हमारा मेन फोकस क्या है, पशु परिचर। तो पशु परिचर का जीके और पशु परिचर का पार्ट भी हम यूट्यूब पर ही करवा रहे हैं, जब तक कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड का भी जो प्रोसेस चल रहा है वो पूरा नहीं हो जाता है। अगर वो पूरा होता है तो हम एक काम करेंगे, उसका कोर्स लॉन्च करेंगे अपने ऐप के ऊपर, और ऐप आने वाला 8 से 10 दिन के भीतर उस ऐप पर अपना कोर्स लॉन्च करेंगे। उसमें क्या होगा कि कंटेंट राइटर के द्वारा बेस्ट कंटेंट हम तैयार करेंगे और उनसे लिखवाएंगे, उसकी बनाएंगे PPT, उस PPT से पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल से पूरा सिलेबस कवर करेंगे। उसके अलावा उसके देंगे आपको टेस्ट, उसके अलावा आपको देंगे नोट्स, ताकि आप एक ही प्लेटफॉर्म से अपनी कंप्लीट तैयारी कर सको। और ये जो 6-7 हज़ार पद आए हैं, इनमें से हम चाहते हैं कि अधिकतर पद हमारे द्वारा ही भरे जाएं, यानी कि ये जो सिलेक्शन हो वो हमसे जो पढ़ने वाले हैं उनसे हो, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।